हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। थ्योरी पर वीडियो लेके आ चुके हैं एक एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि थ्योरी के चैप्टर से बन सकती है। हमने देखा है कि पास्ट ईयर्स के पेपर में और सैंपल पेपर में काफी थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। होते बहुत सिंपल सिंपल से हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा तो डिफिकल्ट होते नहीं और ज्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। कुछ कुछ चैप्टर से आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी में से बेसिक क्वेश्चंस आ गए, बहुत कम चांस है, ठीक है ना। बट हम फिर भी अपनी तरफ से तैयारी करके जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। एलपीपी वीडियो पर आप डिमांड कर रहे थे कि सर एलपीपी पढ़ा दो, तो वो पढ़ा दी है, चैनल पर डल चुकी है, वन शॉट देख लो जाके। पीवाईक्यूज और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जो प्रैक्टिकल हैं वो डिस्कस करें। यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो थ्योरी पर बनते हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं लिया है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है वो भी मैंने एज अ थ्योरी मान के लिया है, इसमें कुछ बन सकता है। और प्रॉपर थ्योरी के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो लिए हैं हमने, ठीक है ना। पूरी थ्योरी चैप्टर वाइज नहीं, सब कुछ, क्योंकि छोटा सा ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, टाइम बेस्ड डाटा या फिर एलपीपी, इनमें से थ्योरी बन सकती है। अगर बनी तो वो भी एक दो नंबर की, बस इससे ज्यादा नहीं बनती है थ्योरी। बस खाली ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 नंबर के लिए हम आज की वीडियो में मेहनत करेंगे, जो भी करेंगे। तो जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हैं और आपकी पूरी तैयारी है, बस आपको ये लग रहा है कि हमारे 1-2 नंबर भी कट ना हो जाए थ्योरी की वजह से, तो आज वाली वीडियो देख लो, वो भी कट नहीं होगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। क्लियर है इतनी बात? तो डिस्कस करते हैं चीजें। कुछ चीजें आपको समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो डायरेक्ट लर्न कर लो। एमसीक्यू आपको थ्योरी लिखने के लिए तो आएगी नहीं, एमसीक्यू में आएगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से है ये। देन द वेरिएंस ऑफ एक्स इज, ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मीन निकालने का फॉर्मूला होता था, वैसे ही वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता था जब एक्स बी आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है जी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ये क्या होता है, एक्स, यानी कि ये इसको हम लिखें अगर, तो एक्चुअल में ये चीज क्या है, एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये क्या होता था, एक्सपेक्टेड मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम मीन भी तो कह सकते हैं, ये हमारा मीन भी तो होता था, याद होगा आपको, मीन, है ना। ये भी कह सकते हो आप, तो इसको, या फिर आप ये भी कह सकते हो, मीन को हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला बन जाता है वो हमारा बन जाता है वेरिएंस का। अगर इसमें ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पूछा जाए तो उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, बस। इसमें नॉर्मल एक छोटा सा फॉर्मूला था वो है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। जितनी भी थ्योरी बन सकती है सब कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, अपनी तरफ से। तो प्रोबेबिलिटी में से भी बन सकती है थ्योरीज, डायरेक्ट फॉर्मुलेज भी बन सकते हैं। जैसे देखो आगे चलते हैं, हम लेते हैं क्वेश्चंस कुछ। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि उसमें इंटरवल दिया होता है, हमें पढ़ाया हुआ है ना ये चीजें। तो देखो इसमें कोई मैं थ्योरी लिखने तो वाला नहीं हूं ना, मुझे इसमें कुछ ज्यादा सॉल्व करना है। एमसीक्यू में थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको बस टिक करके आना होता है, और तो कुछ है नहीं इसमें। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसमें डिस्क्रीट याद रखना है आपको, डिस्क्रीट, ठीक है ना। बायनोमियल हो, प्रोबेबिलिटी हो, पॉइजन हो, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्टिन्यूअस की बात होती है, क्योंकि इंटरवल दिया होता है, ठीक है ना। फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ एन, अब आपको पता है ना कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो जो एन होता है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते थे वो फाइनाइट होते थे, काउंटेबल होते हैं। बट जब वही हमारे इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं, एन काफी बड़ी वैल्यू में, लार्ज वैल्यू में एन होती है, तब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना यूज करके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ एक्स बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके थ्योरी में बनते हैं, बहुत बेसिक नॉलेज चेक की जाती है आपकी। क्लियर है इतनी बात? आगे आ जाओ। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर एम हमारा मीन है तो हमें पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो इक्वल होता है वेरिएंस के, ठीक है ना। और मीन को अगर हम एम कहते हैं तो एम मेरा अगर मीन है तो फिर वेरिएंस भी मेरा क्या होगा, एम ही होगा।
तो इसका मतलब आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। A variable that can assume any value between two given points। देखो, दो गिवन पॉइंट्स के बीच में अगर कोई वैल्यू चाहिए तो इंटरवल हो गया। इसका मतलब डिस्क्रीट की बात नहीं होगी, कॉन्टिन्यूअस की बात होगी। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ये पढ़ाया हुआ है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना, पढ़ाया हुआ है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल पॉइजन वगैरह। जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात आ जाती है तब उसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए एज अ डेफिनेशन है कि अ वेरिएबल दैट कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन टू इंटरवल्स या टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट्स मान लो ऐसे हैं, कोई गिवन पॉइंट्स है ना, इस तरीके से 2.14 से लेके 3.71 करके ऐसे कोई वैल्यू अगर हमें गिवन है टू पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना, तो कोई भी वेरिएबल दैट कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बस सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। आगे चलते हैं, आ जाओ। अब इसमें देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे फॉर्मूले भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अभी मैंने बताया कि वेरियांस क्या होता है, क्या होता है वेरियांस। अगर मैंने वेरियांस m ले लिया जो कि मीन के बराबर होता है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट m होता है। तो बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। इसमें आ जाओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, पढ़ा है ना आपने, ये ऐसे करके ये सिमेट्रिकल होता है कि ये जितना यहाँ पर होगा उतना ही वहां पर होगा, जहां पर मीन मीडियन मॉड हमारे बराबर होते हैं। इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट क्या, इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन, ठीक है ना, इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन। तो यहां से ऑप्शन देखो आप क्या है, x इक्वल टू म्यू यानी कि मीन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये आपको मैंने करवाया हुआ है, ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है आपको, क्या मतलब है इसका बताओ। चलो पहले वो देख लेते हैं। ये तो सिंपल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछ रहा है, हमने पढ़ा हुआ है ना, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, हम ऐसे पढ़ते हैं। इसमें बस वेरिएबल्स चेंज कर दिए हैं, लैम्डा की जगह एम कह दिया, आर की जगह पर एक्स कह दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कई बार। अब इसमें देखो, if x is a normal variate with mean mu and standard deviation this, then the new random variate this is a variate with, ये थ्योरी में पढ़ाया था मैंने। जब हम नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, उससे पहले जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो उस केस में जो हमारा मीन होता है ना, मीन मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, ये थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो थ्योरी में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, और हम यहाँ पर थ्योरी के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर आज की वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। तो मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। जिन बच्चों को थ्योरी में प्रॉब्लम आती है कि थ्योरी कैसे करें, और हम चाहते हैं कि एक दो क्वेश्चन जो थ्योरी के आ सकते हैं, जो कि चांस है, जो कि पास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं, सैंपल पेपर में भी सीबीएसई ने डाले हैं, तो आ सकते हैं एक दो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। दो तीन क्वेश्चन से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपके। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तब उस केस में मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। आपकी एमएल अग्रवाल की बुक में भी लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, जो बुक में लिखा है वही बता रहा हूं आपको। चलो आगे आ जाओ। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरी में पढ़ाया हुआ है मैंने। जब मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था उसकी प्लेलिस्ट डली हुई है, पूरी अलग से वीडियो डली हुई है, उसका इंट्रोडक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं अच्छे से। तो उसमें टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अबव द बेसलाइन, दैट इज दिस। तो क्या होता है एरिया, हमें पता है कि जो एरिया होता है वो 1 से ज्यादा तो होगा नहीं, वो 1 से ज्यादा तो होगा नहीं ना, ये तो हमें बेसिक पता है कि एरिया जो होगा वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता इसका, ठीक है ना। तो इसका आंसर नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो सिंपल बस याद कर लो कि 1 होता है। ये वाला क्वेश्चन तो पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। चलो, नॉर्मल कर्व जो होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है, जो मैंने अभी बनाया, देखो यहाँ पर जो मैंने अभी बनाया था ना, ऐसे कर्व जो बनाया था, ये कौन सा कर्व होता है, इसको बोला जाता है बेल शेप्ड कर्व।
ठीक है ना, इसको बोला जाता है बेल शेप्ड कर्व, सिंपल, ठीक है ना। चलो इसमें देखो, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर बताया हुआ है आपको कि इस तरीके से जब ये सिमेट्रिकल होता है ना, तो इसके बीच में इधर यहां पर इस तरफ 0 लिखा जाता है, मीन मीडियन मॉड। तो उस तरीके से जब वो बराबर होते हैं तो स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस क्या है, 0। तो डायरेक्ट लर्न कर लो बस इसमें, अगर नहीं भी आ रहा समझ में, बाकी थ्योरी में सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर, अभी मैंने बताया था ना कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो रैंडम वेरिएबल होता है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल और पॉइजन आता है। नॉर्मल क्योंकि वो इंटरवल में डिफाइंड होता है नॉर्मल, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी कहानी है। चलो बस ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो मजा आ जाएगा। अब देखो, अभी प्रोबेबिलिटी के ही चल रहे हैं क्वेश्चंस। विच वन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ाया था, कंडीशंस बताई थी कि एन फाइनाइट होता है, डिपेंडेंट नहीं होते, जो सक्सेस और वो होता है ना, जो डिपेंड आउटकम्स डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, ये हमें पता है। 2 आउटकम्स होते हैं, सक्सेस और फेलर, पता है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट बी द सेम फॉर ऑल दी ट्रायल्स, ठीक है, ये भी पता है हमें। वो ये कह रहा है विच वन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द आउटकम्स मस्ट बी डिपेंडेंट। यहां पर बोला है कि आउटकम्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट ही होते हैं क्या? नहीं, आउटकम्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट। क्योंकि यहां पर रिपीटेशन का केस लगता है ना, बाइनोमियल जब हम लगाते हैं उसी क्वेश्चंस में लगाते हैं जब रेपिटेशन का यूज होता है, ठीक है ना, रिपीटेड होती हैं। तो रिपीटेड जब होगा तो इसका मतलब क्या होगा, समझ रहे हो आप ये मेरी बात, कि जब रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो इसका मतलब जो आउटकम्स होंगे वो डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होंगे आउटकम्स, डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना, जब रिपीटेशन अलाउड होती है, ठीक है ना। जब विद रिप्लेसमेंट का केस होता है तो उस केस में डिपेंडेंट तो है ही नहीं है, तो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पर यही बोला था कि विच वन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ बाइनोमियल, तो बाइनोमियल की रिक्वायरमेंट हमें ये नहीं चाहिए होती, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होते हैं, 2 आउटकम्स होते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की सेम रहती है हर केस में, हर ट्रायल्स में, और फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं आउटकम्स। तो इसमें वो कह रहा था कि रिक्वायरमेंट जो नहीं होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो ये होगी कि डिपेंडेंट आउटकम्स, वो कह रहा है कि होते हैं बट वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। A table which contains possible value of a random variable and its corresponding probabilities is called, ये डेफिनेशन होती है किसकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तब समझाया था। तो अ टेबल विच कंटेन्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड, याद है ना कि हम क्या करते थे कि हमने बॉक्स बनाते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, यहां पर हम क्या लिखते थे, रैंडम वेरिएबल लिखते थे, इस तरफ की 0 1 2, और इधर लिखते थे px करके उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी आती थी उनकी, ठीक है ना। तो यही बोला है, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिंपल है, अगर आपने लॉजिक समझा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। जो समझ में ना आए उसको फिर लर्न कर लो, जो समझ में आ रहा है उसको समझ लो, यही हो सकता है बस, है ना। चलो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी के खत्म हो गए क्वेश्चंस बस। वैसे तो प्रोबेबिलिटी में से थ्योरी कम ही चांस है, क्योंकि उसमें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इतने बन सकते हैं 1 मार्क्स में, थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी करवा दिया। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में से हाँ बन सकती है थ्योरी। तो बेसिक थ्योरीज तो देखो इसमें से बहुत है कि ये तो याद ही कर लो, इनको तो लर्न ही कर लो, सिंपल। एन ऑब्जर्व्ड सेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड, अगर हम कुछ पॉपुलेशन में से कुछ सेलेक्ट करने के लिए, कुछ सेलेक्टेड चीजें ऑब्जर्व करने के लिए अगर हम लेते हैं तो उसको सैंपल ही तो बोला जाता है। हम सैंपल से ही तो हम अंदाजा लगाते हैं, एक तरीके से बताया हुआ है ना ये वाली चीज, तो सैंपल हो जाएगा इसका आंसर, बस इसका आंसर सैंपल हो जाएगा। अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल इज नोन एज, क्या होता था, स्टैटिस्टिक, ठीक है ना, पढ़ाया हुआ है ये चीज मैंने, स्टैटिस्टिक, सिंपल लर्न कर लो कि सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है स्टैटिस्टिक, और पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाता है क्या, पैरामीटर। ये रहा, ये भी लर्न कर लो, ये दोनों तो डायरेक्ट लर्न कर लो कि सैंपल की बात होगी तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक,
और अगर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी तो हम बोलेंगे पैरामीटर। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि अगर किसी पॉपुलेशन में से अगर हम कोई भी एक सेट ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए तो उसको सैंपल बोला जाता है। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। Inferential statistics is a process that involves all of the following except, बताओ ध्यान से पढ़ो कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या नहीं आ सकता, एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर। सही बात है, पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन की बात हो रही है, उसको एस्टिमेशन करने के लिए हम सैंपल लेते हैं, तो ये तो बात सही है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम यही करते हैं। टेस्ट हाइपोथेसिस, बिल्कुल सही बात है, हम टी टेस्ट करते हैं ना, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में हम पता करते हैं। उसके बाद एनालिसिस या एनालाइज रिलेशनशिप्स, बिल्कुल बात सही है, जब हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद हम नीचे एक स्टेटमेंट में अपना जो भी हमने रिलेशनशिप बनाया, जो तैयार किया, जो ऑब्जर्वेशन हुआ कि मशीन इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, ऐसे करके क्वेश्चंस करते थे ना हम, तो ये भी करते हैं हम। क्या एस्टिमेटिंग अ स्टैटिस्टिक? नहीं, अगर हमने किसी सैंपल के डाटा, कोई सैंपल लिया और उसको भी फिर हमने एस्टिमेट ही करना है अगर, तो फिर क्या फायदा? हमने पॉपुलेशन के डाटा को लिया, एज अ सैंपल लिया, तो ये तो हम समझ में आता है कि कर सकते हैं, बट ये थोड़ी करेंगे, तो एक्सेप्ट ये वाला नहीं होगा। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर होगा, टेस्ट हाइपोथेसिस होगा, एनालाइज रिलेशनशिप्स होगा, बट एस्टिमेटिंग अ स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, एक्सेप्ट। क्लियर है? चलो आगे क्या बोला है, अ स्टेटमेंट मेड अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये तो सिंपल है यार, कि अगर टेस्टिंग पर्पस के लिए अगर हम लेते हैं तो वो किसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है? हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जब हम टी टेस्ट करते थे तो यही तो आता था। सिंपल है यार, इसमें अब क्या बताएं, बताओ, बेसिक है, थ्योरी ऐसी बनती है, थ्योरी ऐसी बनती है बस। चलो आगे आ जाओ। अब ये तो आ गया आपका क्या, टाइम सीरीज, टाइम बेस्ड डाटा, टाइम सीरीज, कुछ भी कह दो, है ना, वो आ गया। क्लियर है इतना बात? थोड़ा विजिबल है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अ राइज इन प्राइजेस बिफोर दिवाली इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो, दिवाली, ईद, होली, ऐसे करके अगर कोई भी फेस्टिवल का नाम आता है और अगर क्वेश्चन वो पूछता है कि जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गए दिवाली से पहले, दिवाली आने से पहले, तो दिवाली कब आती है? सीजन पर आती है ना, तो सीजनल ट्रेंड। अब ये कंपोनेंट्स होते हैं चार, सेकुलर कंपोनेंट जिसका दूसरा नाम होता है सिंपल ट्रेंड या फिर लॉन्ग टर्म, फिर आता है हमारा क्या, सीजनल ट्रेंड या सीजनल वेरिएशन, फिर साइक्लिक ट्रेंड या साइक्लिक वेरिएशन, फिर एक आता है इररेगुलर ट्रेंड। ठीक है ना, इररेगुलर ट्रेंड। क्लियर है? तो ये चारों ही ऑप्शन आपके दिए हुए हैं यहाँ पर, ये कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज के। तो इसमें से वो पूछ रहा है कि ये वाला जो है वो किसका एग्जांपल है? वो सीजनल ट्रेंड का एग्जांपल है। ठीक है ना, किसका एग्जांपल है वो? सीजनल ट्रेंड का एग्जांपल है, क्योंकि दिवाली से पहले अगर प्राइस बढ़ गए हैं किसी चीज के तो सीजनल पर डिपेंड कर रहा है ना। सीजनल वेरिएशन आर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सडन या सन, नन ऑफ दीज। ये तो सिंपल सी बात है यार, दिवाली आई है तो कुछ टाइम के लिए आएगी ना, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए तो होगा वो, होली होगी या कोई भी फेस्टिवल होगा तो किसी शॉर्ट टर्म के लिए तो होगा वो। तो बेसिक नॉलेज लगा लो। टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प्स टू, ये जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने ये अलग से पढ़ाया था, समझाया था, और मैंने ये स्लाइड भी वहां पर लगाई थी स्पेशली इसके लिए कि आपको पता चले कि टाइम सीरीज क्या क्या एनालाइज करती है। अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल इन द पास्ट, बिल्कुल सही बात है, पास्ट में जो बिहेवियर हुआ है उसको अंडरस्टैंड करती है, प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर के बिहेवियर को, बिल्कुल, और फ्यूचर ऑपरेशन को कैसे प्लान करें वो भी हम टाइम सीरीज को एनालाइज करके पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है ना, टाइम सीरीज की डेफिनेशन पढ़ोगे, टाइम सीरीज का मतलब समझोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। पास्ट के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, और फ्यूचर के प्लान्स या उसके ऑपरेशंस को हम क्या करते हैं, प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर में होने वाले किसी भी चीज को हम प्लान कर सकते हैं। इररेगुलर वेरिएशंस इन अ टाइम सीरीज आर कॉज्ड बाय, इररेगुलर, इररेगुलर वेरिएशंस या इररेगुलर ट्रेंड क्या होता है, समझा देता हूं एक मिनट में। जैसे कि मान लो कि स्ट्राइक हो गई वर्कर्स की फैक्ट्री में, तो कुछ टाइम के लिए काम रुक जाएगा,
कुछ टाइम के लिए आग लग गई फैक्ट्री में, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा रीजन हो गया जिस वजह से काम रुक गया, ठीक है ना, वो है इररेगुलर वेरिएशन या इररेगुलर ट्रेंड्स। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर बोला है लॉकआउट्स एंड स्ट्राइक्स, बिल्कुल बात सही है। एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स का मतलब होता है कि महामारी, कोई महामारी हो गई तो फिर इसका मतलब काम रुक जाएगा, जैसे कोविड एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी कुछ टाइम पहले कोविड हुआ था, कोरोना जिसको हम बोलते थे, तो महामारी थी, तो कितना कुछ नुकसान हुआ लोगों का, सब कुछ बंद हो गया था ना, बट क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए हुआ ना, अब सब कुछ ओपन है। ऐसी फ्लूइड्स, फ्लूइड्स का मतलब आप समझ जाओ कि क्या होता है कि एक रीजन है कि उसके लिए कुछ टाइम के लिए बाढ़ आना, जैसे कह सकते हो आप एग्जाम्पल के लिए। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं इरेगुलर ट्रेंड्स के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव्स, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव्स। क्लियर हो गई इतनी बात? ये भी समझाया हुआ है मैंने, थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन है, बुक में लिखी है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। चले आगे, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज प्रॉब्लम? टाइम सीरीज प्रॉब्लम, ठीक है। एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ होटल रूम्स बुकिंग इन नेक्स्ट 6 months, ध्यान से पढ़ लो। एस्टिमेटिंग द टोटल सेल्स इन नेक्स्ट 3 years ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ कॉल्स फॉर द नेक्स्ट 1 week। थोड़ा सा अगर ये ब्लर है या क्लियर नहीं है तो यार एडजस्ट कर लेना आज की वीडियो में, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आज हमने क्या बताया था कि टाइम सीरीज जो होती है क्या होती है, अभी पढ़ा था ना, कि पास्ट के बिहेवियर को एनालाइज करती है, फ्यूचर के बिहेवियर को एनालाइज करती है, और फ्यूचर के प्लान्स को हम अपना, मतलब एक तरीके से समझ लो ना कि फ्यूचर के प्लान को हम पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब बताओ, अब बताओ इसमें से तीनों में से क्या ऑप्शन होने चाहिए, तीनों करेक्ट है या नहीं है, बताओ। सी ऑप्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसका, बिल्कुल, कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं ना नंबर ऑफ होटल रूम्स की बुकिंग कितनी होगी 6 months को, हमने पास्ट के बिहेवियर को देखा होगा, तो फ्यूचर का बिहेवियर हम बता सकते हैं क्या हो सकता है। ऐसे टोटल सेल्स को भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगले 3 साल में क्या होगा, और नंबर ऑफ कॉल्स भी नेक्स्ट 1 week में क्या हो सकती है। तो ये तीनों एग्जांपल्स हो सकते हैं टाइम सीरीज के लिए। क्लियर है इतनी बात? समझा दिया है अभी पहले, तो आपको समझ में आ गई होगी बात। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब हो गया लू लगना। अब लू कब लगेगी? ठंड में लगेगी, बताओ। कोई नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में लगेगी लू? नहीं ना, विंटर में तो नहीं लगेगी। कब लगती है? समर में। अब समर भी कब आता है? कोई सीजनल होगा ना, हमेशा तो गर्मी नहीं रहती 12 महीने। अब आप कहोगे कि सर किसी किसी देश में या किसी किसी शहर में या किसी किसी सिटी में तो होती है 12 महीने। बेटा हम वैसे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जर्नली बात कर रहे हैं कि जर्नली क्या होता है कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड होती है और इस तरीके से गर्मी रहती है, ठीक है ना, अप्रैल मई जून जुलाई में, तो सीजनल हो गया ना, तो सीजनल वेरिएशन हुआ। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक कब होगा? सीजनल ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन का एग्जांपल है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्लियर है इतनी बात? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा सा पढ़ रखा होगा थ्योरी के बारे में, कर लोगे, इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थ्योरी हो जाएगा, ठीक है ना। चलें आगे, चलो। अभी भी देख लो टाइम सीरीज पर ही चल रहे हैं क्वेश्चन हमारे। चलो, मूविंग एवरेज मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड व्हेन। दो ही मेथड पढ़े हैं ना हमने, मूविंग एवरेज और लीस्ट ऑफ स्क्वायर मेथड। तो मूविंग एवरेज मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड व्हेन ट्रेंड इज लीनियर। याद है कि हम लीनियर इक्वेशन ही तो पढ़ते थे उसमें, नहीं याद? बताओ, नहीं याद? अरे लीनियर ही तो पढ़ते थे हम। तो ट्रेंड इज लीनियर, बस लीनियर के लिए पढ़ते हैं हम, और लीनियर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ फायर इन अ फैक्ट्री डिलेइंग प्रोडक्शन फॉर सम टाइम, अभी समझाया था कि फैक्ट्री में आग लग जाए, स्ट्राइक हो जाए, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, काम रुक जाता है। तो ये जो एग्जांपल है, फैक्ट्री में आग लग गई, प्रोडक्शन डिले हो गया कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा? इररेगुलर ट्रेंड। इररेगुलर ट्रेंड बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, तो इररेगुलर ट्रेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलो, द मोस्ट कॉमनली यूज मैथमेटिकल मेथड फॉर मेजरिंग द ट्रेंड। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है ना मेथड, वो लीस्ट ऑफ स्क्वायर मेथड होता है। तो मेथड ऑफ स्क्वायर्स, लीस्ट स्क्वायर्स, ये वाला मेथड जो होता है ना, वो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें ट्रेंड वैल्यूज भी पता लग जाती है, ठीक है ना। तो ये वाला मेथड जो होता है वो बहुत यूज होता है। तो बस ये एक थ्योरी का क्वेश्चन बन गया ऐसा। चलो, द फॉलोइंग आर द मूवमेंट्स इन द सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड स्मूथ, रेगुलर, स्टडी, ऑल ऑफ दीज।
इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ? द फॉलोइंग आर द मूवमेंट्स इन द सेकुलर ट्रेंड, स्मूथ, रेगुलर, स्टेडी, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आपका क्या होगा? स्मूथ। ठीक है ना, स्मूथ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सेकुलर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म या फिर सिंपल ट्रेंड भी कह सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा स्मूथ। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका कितना? स्मूथ। चलें आगे। काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे समझ में, आपको लग रहा है कि ये तो क्या ये ऊपर से चले गए, प्रॉपर थ्योरी है, तो लर्न कर लो डायरेक्ट, है ना। प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन एंड डिप्रेशन इन अ बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये क्या है, किसी बिजनेस में क्या होता है कि पहले हमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, फिर काम मंदा हो गया, रिसेशन मतलब मंदा हो गया, डिप्रेशन मतलब क्या हो गया कि काम रुक गया, तो हम बहुत ज्यादा उस चीज को सोचने लग गए। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि एक साइकिल होती है कि पहले क्या हुआ, काम अच्छा हुआ, फिर किसी टाइम पर काम मंदा हो गया, ठीक है ना, फिर दोबारा से साइकिल चली तो फिर वो काम बढ़ गया। समझ रहे हो? तो साइक्लिक चल रही है ना, साइक्लिक चलता रहता है। तो क्या है? सिंपल साइक्लिक ट्रेंड। ठीक है ना। क्या हो गया ये एग्जांपल किसका हो गया? साइक्लिक ट्रेंड का एग्जांपल हो गया। बस सिंपल, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं सोचना यार, ज्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाने की जरूरत, सिंपल समझो बस। In the theory of time series, shortage of certain consumer goods before the annual budget is due to seasonal variation। आंसर होगा, देख लो कि अगर मान लो एनुअल बजट से पहले कई बार क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड होती है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है ना। कई बार लास्ट में जाते जाते माल खत्म हो जाता है, होता है ना ये। तो सीजनल वेरिएशन है ये, सीजनल वेरिएशन। इन द मेजरमेंट ऑफ द सेकुलर ट्रेंड, द मूविंग एवरेज, सेकुलर ट्रेंड मतलब वही लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सिंपल ट्रेंड। इन द मेजरमेंट ऑफ द सेकुलर ट्रेंड, द मूविंग एवरेज अभी पढ़ाया था, स्मूथ आउट द टाइम सीरीज गिवन द स्टैंड, स्मूथ बताया था ना, स्मूथ। तो ये स्मूथ वर्ड याद रखो बस, ऐसे दो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए अभी। क्लियर है इतनी बात? तो स्मूथ आउट द टाइम सीरीज ये हो जाएगा इसका एग्जांपल, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये। चलें आगे। अब देखो, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता था, तो एक ही यहाँ पर आ गया। बाकी फॉर्मूला बन जाता है, कई बार परपेचुइटी का डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो वो तो मैंने पढ़ाया ही हुआ है। ठीक है ना। तो फिर इस वजह से मैंने इसमें वो कवर नहीं किया। ठीक है ना। जो छोटे मोटे फॉर्मूलेज होते हैं जिससे बन सकते हैं, उन पर भी क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है, बट अगेन मैं बोलूंगा कि उस पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि प्रॉपर थ्योरी पर मैंने लिया है। चलो, ईएमआई जो होती है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ लोन पर, बिल्कुल करेगी। जब लोन की अमाउंट ही नहीं होगी तो ईएमआई का क्या मतलब? लोन टेन्योर यानी कि कितने साल के लिए लोन लेना है, ये भी डिपेंड होता है। इंटरेस्ट रेट पर भी डिपेंड होएगा। हमें क्या पता कि किस इंटरेस्ट से हमें लोन मिल रहा है? ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये तो कुछ है ही नहीं है कि ईएमआई तो है, डिपेंड करता है तीनों पर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना। अब ये देखो, ये आ गए एलपीपी के क्वेश्चन। एलपीपी के क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं 1 मार्क्स में, थ्योरी के भी और नॉर्मल प्रैक्टिकल के भी। जो मैंने वीडियो डाली है ना अभी, पीवाईक्यूज की, कुछ टाइम पहले डाली है, आपको चैनल पर मिल जाएगी वो वीडियो, जाके देखो। उस पर एलपीपी के मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं 1 मार्क्स के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी। अब आप कहोगे सर ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, बेटा ये है तो प्रैक्टिकल मतलब, लेकिन ये थ्योरी बेस्ड कह सकते हो आप, तो इस वजह से मैंने ले लिया ये, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मैंने उस वाले वीडियो में कवर नहीं किए, तो फिर इस वजह से मुझे यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस कवर करने पड़े, जिससे कि ये वाले क्वेश्चंस रह ना जाएं। ठीक है ना, रह ना जाएं। चलो, ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी दिस, तो एक बार देख लेते हैं कि अगर 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 0 है, तो जरा बॉक्स बना के ना हम एक बार जरा ग्राफ समझ लेते हैं। तो अगर ये 0 है तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो ये 3 आ गया। चलो एक छोटा सा ग्राफ बना के समझते हैं कि 0,2 हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ आएगा, और 3,0 मान लेते हैं यहाँ आएगा, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, सेटिस्फाई करवाऊं तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, तो ये तो हमारी कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ तो नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना। ये होगा हमारा रीजन अनबाउंडेड वाला। क्लियर है इतनी बात? बताओ, ये वाला रीजन होगा हमारा अनबाउंडेड वाला। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, वो कह रहा है कि हाफ प्लेन होगा कि उसमें ओरिजिन आएगा? नहीं, ओरिजिन तो आएगा, ओरिजिन तो यहाँ होगा, ओरिजिन तो इस तरफ होगा ना, यहाँ होगा 0,0 तो, बट वो तो उस तरफ है, तो ओरिजिन तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन्स ओरिजिन नॉर द पॉइंट्स ऑफ द लाइन दिस। अब देखो, जो फीजेबल रीजन बन रहा है अनबाउंडेड वाला,
जो ये लाइन है, ये जो लाइन है 2x प्लस 3y, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन से इधर है फिजिबल रीजन। इस वाली लाइन पर जो भी पॉइंट आ रहे होंगे वो फिजिबल रीजन के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन्स ऑरिजिन, हाँ ठीक है, ऑरिजिन नहीं है, और ना ही इस वाले लाइन पर जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे। तो बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए को तो हमने छोड़ ही दिया, बी भी नहीं हो सकता। आओ सी और डी भी देख लेते हैं एक बार। होल एक्स वाई प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट, वो कह रहा है कि क्या सारा एक्स वाई प्लेन हो सकता है, सिर्फ इन वाले पॉइंट्स को छोड़ के नहीं हो सकता। सारा का मतलब तो ओरिजिन भी आ गया, वो तो वैसे भी नहीं ले सकते हम, या एंटायर एक्स वाई प्लेन, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है बस इसमें। क्लियर है? क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। एलपीपी कोर मैथमेटिक्स के बच्चों में भी होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जब मैंने एलपीपी पढ़ाया था उसमें थ्योरी पढ़ाई हुई है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ एलपीपी इज अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ये डेफिनेशन होती थी। डेफिनेशन समझ के लर्न कर लो इसको भाई, ठीक है। कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ एलपीपी अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब क्या, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही तो करते थे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, तो उसी को ही बोलते हैं ऑप्टिमाइज, मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है ना। तो ये हो गया बस सिंपल। अब देखो ऐसा क्वेश्चन एक और आ गया, क्वेश्चन एक और आ गया, करके जाना ऐसा क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मिल सकता है इस बार एग्जाम में। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, आओ देख लेते हैं एक बार कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। तो बॉक्स बना लेते हैं एक छोटा सा, x 0 हो गया तो y 5 आ गया, और y 0 हो गया तो ये कितना आ गया 5/2 यानी कि 2.5। और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको फटाफट, 0,5 यहाँ ले लेते हैं कहीं, और ये कहीं यहाँ ले लेते हैं, तो ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जीरो वाली, 0 ग्रेटर देन 5? नहीं, ये तो फॉल्स होता है। फॉल्स है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ये ओरिजिन की तरफ तो नहीं आएगा। ये वाला रीजन होगा इसमें भी, है ना। तो देखो, हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, बिल्कुल रिजेक्ट, ओरिजिन तो आ ही नहीं सकता। ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, हाँ ये हो सकता है, इसको सोचा जा सकता है कि ओपन हाफ प्लेन होगा जिसके अंदर ओरिजिन नहीं होगा, ये बात सही है। होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट्स लाइंग ऑन द, नहीं, सारे पूरा एक्स वाई प्लेन अगर हमने ले लिया तो उसमें तो ओरिजिन भी आ जाएगा, तो वो तो नहीं होगा, या नन ऑफ द दीज। तो बस ऑप्शन नंबर बी ही इसमें दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी ही है इसमें, तो कि ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले क्वेश्चंस करके चले जाना, इसको समझ लो अच्छे से। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल वैल्यू होती क्या है, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ। अब मैं आपको बताता हूं क्या होती है, समझ लो 2 मिनट। जब हम एलपीपी, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, पढ़ लिया होगा वो तो, है ना, अब तक तो, अगर नहीं पढ़ा तो कब पढ़ोगे, फिर पेपर आने वाले हैं, पढ़ो। जब हम कोई भी फिजिबल रीजन बनता है हमारा, चाहे बाउंडेड चाहे अनबाउंडेड, तो उसमें हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स पर हम वैल्यू डाल के मैक्सिमम वैल्यू या फिर वो मिनिमम जो भी पूछ रहा होता है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम वैल्यू पता करते हैं। वो जो वैल्यू निकल के आती है ना, उसको ही बोला जाता है, कॉर्नर पॉइंट्स बनाते थे जब यहाँ पर हम, और यहाँ पर ऐसे वैल्यूज निकालते थे, तो यहाँ पर मान लो 0,2 3,5 ऐसे करके यहाँ पर वैल्यू निकलती थी, z इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल के आ गई, मान लो मैक्सिमम यहाँ आ गई, तो ये होता था हमारा क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसको बोलते थे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो वो ये कह रहा है कि ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ द इनइक्वेशंस। जो हमें कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं या इनइक्वेशन दी होती है, क्या उनको सॉल्व करके उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, जरूरी तो नहीं होता ऐसा कि वही हो। क्या इंटरसेक्शन होता है इन इक्वेशंस का विद एक्स एक्सिस ओनली? ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं होता। गिवन बाय कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन, ये है ना बात, ये है ना बात। जो कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर बनते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स बने बने, ये कॉर्नर पॉइंट्स ऐसे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जो फिजिबल रीजन के साथ बन रहे होते हैं, उनके अंदर इंटरसेक्शन वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं,
ओरिजिन भी इंक्लूड हो जाता है, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है अगर ओरिजिन उसके बीच मतलब वहां पर आ रहा है, उनके कॉर्नर में आ रहा है तो, ठीक है ना। तो मेन बात आती है कॉर्नर पॉइंट्स की, कि कॉर्नर पॉइंट्स जो होता है फिजिबल रीजन का, उसी में से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल वैल्यू मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैंने समझाने के लिए 2-3 मिनट लगा दिए, बड़ा बड़ा बेसिक क्वेश्चन है बताइए। चलो आगे, इफ दी कंस्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर चेंज्ड, क्या बोल दिया इसने, आओ देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना, जैसे मान लो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या 2x प्लस वाई लेस देन 5, ऐसे हमें दिया होता है, या फिर वर्ड प्रॉब्लम दी होती है तो हम खुद से बना लेते हैं, वही तो हमारी होती है कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। हमें जो कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं, मान लो ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं ये बस, और साथ में x और y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है, ये कंस्ट्रेंट्स ही तो होते हैं हमारे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो कि कुछ क्वेश्चन उसने बना के दे दिया और उसने बोला कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं, तो याद रखना कि इन दोनों को तो आप काउंट कर लोगे बट इन दोनों को भूल जाओगे, यानी कि ये जो x और y है ना, इसको भूल जाओगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको लिखना भी भूल जाओगे अगर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ गया, और इसको काउंट करना भी भूल जाओगे। तो ये गलती नहीं करनी है, हो जाती है गलती, मैं आपको बता रहा हूं मत करना, ठीक है। तो यहां से कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो गए। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कह सकते हो कि 4 नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला था कि इफ द कंस्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर चेंज्ड, क्या होगा फिर, तो अगर हमने कंस्ट्रेंट्स ही चेंज कर दिए तो प्रॉब्लम इज टू बी रीइवेल्युएटेड, हमें उस प्रॉब्लम को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, रीइवेल्युएट करना पड़ेगा। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर बोला कि सॉल्यूशन डिफाइंड नहीं होगा, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मॉडिफाइड करेंगे, नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का तो कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो वही रहेगा। द चेंज इन कंस्ट्रेंट्स इज इग्नोर, ऐसे कैसे इग्नोर भाई साहब, ऐसे कैसे इग्नोर, वो कह रहा है कि कंस्ट्रेंट्स को इग्नोर कर दो अगर वो चेंज हो जाता तो, क्यों, वो तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, पूरी प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगी लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो अगर कंस्ट्रेंट्स जो है वो चेंज होते हैं तो जो प्रॉब्लम होगी उसको रीइवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। चलो, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी है नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक। एवरी एलपीपी एडमिट्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देखो वैसे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है, बट कई बार क्या होता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट भी करता है। वो किस केस में करता है, जाके एलपीपी की वीडियो देखो जो मैंने पढ़ाई है, कि वो कब हमारा रिजेक्ट हो जाता है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, बताया हुआ है, समझाया हुआ है। एलपीपी एडमिट्स यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो ऐसा नहीं है कि यूनिक ही मिले, ठीक है ना, अभी उसका रीजन भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरे एलपीपी का। If a LPP admits two optimal solution, it has an infinite number of optimal solution. बिल्कुल बात सही है ये। The set of all feasible solutions of a LPP is not a converse set. ये तो है ही नहीं, इसे तो छोड़ो। चलो 2 मिनट लगाओ, 2 मिनट तो मेरे को समझा देता हूँ आपको चीजें क्या है, ठीक है ना। जब आए ही हो वीडियो को देखने के लिए तो समझ जाओ, अगर नहीं पता तो, पता है तो अच्छी बात है। देखो क्या होता है, जब हमारा, जब यहां पर हमारा मान लो कि ऐसा कोई भी हमारी लाइन जा रही है, ठीक है ना, और हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड बन गया, अनबाउंडेड बन गया, ठीक है ना, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया, और हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले। उन कॉर्नर पॉइंट्स पर मान लो मिनिमम करना है, तो 2 पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू सेम आ गई। फिर हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, मान लो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और मिनिमम वैल्यू आ गई 12 2 पॉइंट्स पर, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को दोबारा से यहां पर प्लॉट करते हैं। आपने पढ़ लिया होगा ये वाली बात, बट थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना। अगर मान लो ये लाइन, जो लाइन हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, यहां पर समझो कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहां पर, ये लाइन मान लो ऐसे जा रही है, ये लाइन मान लो ऐसे जा रही है,
इस तरीके से जा रही है एग्जाम्पल के लिए। तो इसका मतलब इस लाइन पर जो पॉइंट्स आ रहे होंगे वो तो फिजिबल रीजन के साथ आ गए, देखो ये देखो आ गए ना फिजिबल रीजन के साथ। इसका मतलब कॉमन पॉइंट्स आ गए, कॉमन पॉइंट्स आ गए हैं इसके साथ। तो अगर कॉमन पॉइंट्स आ गए हैं तो यानी कि जो मिनिमम वैल्यू 12 आ रही थी ये नहीं होगी। तो उस केस में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ना, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, एक केस तो ये हो गया, रिवाइज करवा रहा हूं आपका, समझ लो कि अगर कॉमन पॉइंट आ गए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं आए, कॉर्नर पॉइंट्स को छोड़ के अगर कॉमन पॉइंट्स नहीं आए, मान लो ये लाइन ऐसे जा रही होती, एग्जाम्पल के लिए ये लाइन मान लो ऐसे जा रही होती इस तरीके से ऐसे करके, और थोड़ा सा देखो तो ऐसे जा रही होती, मान लो इस तरीके से जा रही होती या इस तरीके से भी जा रही होती, तो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहा है उसको कोई बात नहीं, उसको रहने दो, और तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा ना, उस केस में हम बोल सकते हैं कि 12 हमारी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। और डिटेल में पढ़ना है तो जाके एलपीपी की वीडियो देख लो और पीवाईक्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं है कि एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा ही आएगा हर एलपीपी में, मैंने अभी बता दिया इसमें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बी में वो ये कह रहा है कि आ एलपीपी एडमिट्स यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यूनिक नहीं हो सकता। क्यों? कई बार यूनिक होता है बट कई बार ऐसा होता है कि अगर पॉइंट्स ऐसे निकल के आए ना यहां पर इस तरीके से, तो हम ये बोलेंगे कि जो दो पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ रही थी ना, उन दोनों पॉइंट्स से बनने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उस पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे, वो सब सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो ऐसा नहीं है कि हर बार यूनिक सॉल्यूशन ही आए, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा फिर तो। इफ आ एलपीपी एडमिट्स टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, अगर मान लो टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ गए, मान लो कि 0,2 और 3,0 इन पर दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब इनसे बनने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी ना, उन पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सब सॉल्यूशन है। तो इफ आ एलपीपी एडमिट्स टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। क्लियर है इतनी बात? इनफाइनाइट, क्योंकि कितने ही सारे पॉइंट्स आ सकते हैं इस लाइन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझ लो। क्वेश्चन ऐसा 100% इस बार तो मुझे लग रहा है कि आएगा, इस बार मुझे लग रहा है कि आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो चले नेक्स्ट पर। लास्ट क्वेश्चन है बस, हो गया थ्योरी कंप्लीट, जितनी थी उतनी करवा दी थ्योरी, इससे ज्यादा तो करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बुक में सब थ्योरी लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा बनता है उसको हमें मैक्सिमम दिखाना है अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट। तो एट द सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एट 0,0 नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। 0,0 तो ओरिजिन हो गया, और जो फिजिबल रीजन बन रहा होगा वो कह रहा है कि उसके सेंटर में नहीं। एट एनी वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन नहीं, ऐसा भी नहीं है कि फिजिबल रीजन के किसी भी वर्टेक्स पर हो जाएगा, नहीं। द वर्टेक्स विच इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो वाला वर्टेक्स होगा जिसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। ठीक है ना, ओरिजिन से। क्लियर है इतनी बात? द वर्टेक्स विच इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो वाला वर्टेक्स जिसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, वो ही वैल्यू जो होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम देगा। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? आप देख सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लो और चेक करके देख लेना, डिस्टेंस निकाल के देख लेना, ओरिजिन से उस पॉइंट की हमेशा मैक्सिमम आएगी, जो भी आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? बस हो गया। ठीक है ना, थ्योरी पर भी वीडियो बना दी, आपके बिना कहे बना दी। किसी ने भी बच्चों ने डिमांड नहीं करी थी कि थ्योरी के लिए, बट मैंने बना दी आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना है, बाकी तैयारी करते रहो फटाफट। एग्जाम्स तो आपके बस अब आने वाला है 9 को, उसके बाद फिर आपके इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और इन सब के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी और कोई सजेशन हो, कोई कंटेंट या कोई वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पर, तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और शेयर कर दो ये थ्योरी वाली वीडियो सबसे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।